हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है 7-11 स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो हमारा पेपर है वो प्रयोगशाला सहायक यानी लैब असिस्टेंट का पेपर था, जो कि होम साइंस का था, जिसमें राजस्थान जीके के लगभग 50 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। ठीक है, लेटेस्ट पेपर ही था ये, जून 2022 में हुआ था, एक साल ही हुआ, अभी जुलाई चल रहा है आपका, जुलाई के अगस्त आ गया आपका। ठीक है, तो सीधा चलते हैं, अब क्वेश्चनों की ओर बढ़ जाते हैं। अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। उससे पहले देखो, आज मैंने बताया था कि जब भी क्लास शुरू करेंगे उससे पहले अपन नए जिलों के नए तथ्य के बारे में जानेंगे। ठीक है, उसके बाद अब अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। तो आज सबसे पहले तो मैं आपको बता दें, देखो राजस्थान के अंदर अब कितने संभाग हो गए। अब आपके 7 से पहले 7 से प्लस 3 और ऐड कर दो तो कितने संभाग हो गए आपके टोटल। अब आपके 10 संभाग हो गए। कितने संभाग हो गए? 10 संभाग हो गए। ठीक है, नए संभाग कौन से बने तो मैं आपको बता देता हूँ। नए जो संभाग बने आपके कौन कौन से बने, एक तो आपका पाली बना, एक आपका सीकर बना और एक आपका बांसवाड़ा बना। कौन सा? बांसवाड़ा। ठीक है, बांसवाड़ा बना। पाली, सीकर और बांसवाड़ा, ये 3 नए संभाग आपके बने और 7 पहले से थे। तो राजस्थान में अब कुल कितने संभाग हो जाएंगे आपके? तो टोटल 10 संभाग आपके हो जाएंगे। संभाग में भी काफ़ी चेंजेस यानी काफ़ी परिवर्तन हो गया। कुछ जिले इधर डाल दिए, कुछ जिले उधर डाल दिए, कुछ में घटा दिए, कुछ में बढ़ा दिए। तो वो सारे आज अपन देख लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे जयपुर संभाग की। ठीक है, देखो जयपुर संभाग के अंदर कितने जिले आते हैं? तो 7 जिले आते हैं। अब जयपुर संभाग में आपको कितने जिले आएंगे? 7 जिले आएंगे। सबसे पहले आपका जयपुर, फिर जयपुर ग्रामीण हो जाएगा, फिर आपका दूदू हो जाएगा, फिर आपका कोटपुतली बहरोड हो जाएगा, फिर आपका दौसा हो जाएगा, फिर आपका खेरथल हो जाएगा, फिर आपका अलवर हो जाएगा। ठीक है, ये 7 जिले इसमें शामिल किए गए। ठीक है, वापस से बताऊँ, जयपुर जो शहर वाला, फिर जयपुर ग्रामीण आपका, फिर दूदू, फिर कोटपुतली बहरोड, फिर आपका दौसा, फिर आपका खैरतल, फिर आपका अलवर। ये 7 जिले जो है आपके किस में शामिल है? तो जयपुर संभाग में आपके शामिल है। इसके अलावा देखो मैं बात कर लेता हूँ किसकी, सीकर की बात करता हूँ मैं। तो देखो सीकर में कितने जिले शामिल है तो मैं बता देता हूँ। सीकर के अंदर आपके कितने जिले शामिल है? तो सीकर के अंदर आपके 4 जिले शामिल है। कौन कौन से? देखो सीकर, झुंझुनू और आपका नीम का थाना और चूरू। सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना, चूरू। सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना और चूरू। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अंदर देखो शेखावटी पूरा शामिल है, बस एक नीम का थाना नया है, आपको याद रखना है। ये भी अभी शेखावटी में शामिल होगा वैसे। ठीक है, ये शेखावटी में भी अब जिले बढ़ने वाले हैं। पहले 3 जिले थे आपके, कौन कौन से? सीकर, चूरू, झुंझुनू। अब ये नीम का थाना भी उसमें ऐड हो जाएगा आपका, क्योंकि सीकर के अंदर ही था, सीकर से नया बना तो ये भी शेखावटी क्षेत्र में ऐड हो जाएगा। तो शेखावटी का कुल कितने जिले हो जाएंगे? 4 जिले आपके हो जाएंगे। ठीक है, और सीकर संभाग में आपके कितने जिले हैं? तो 4 जिले हैं। ठीक है, वापस से बता देता हूँ, सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना और चूरू। नेक्स्ट अगले संभाग की बात करते हैं अपन, बीकानेर। देखो बीकानेर की बात करते हैं, तो बीकानेर के अंदर कितने जिले हैं? सर पहले ये बता दीजिए, बीकानेर में आपके 4 जिले शामिल किए गए। कितने सारे जिले शामिल किए गए? 4 जिले आपके शामिल किए गए। बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़। ठीक है, वापस से बता रहा हूँ, बीकानेर, हनुमानगढ़, और बीकानेर हनुमानगढ़ हो गया आपका, और श्री गंगानगर और अनूपगढ़। अनूपगढ़ जो कि नया जिला बना। अब पाकिस्तान की सीमा से टच होने वाले पहले राजस्थान के 4 जिले थे, अब अनूपगढ़ पे वापस से टच होने लग गया, तो अब 5 जिले हो जाएंगे आपके। कितने जिले हो जाएंगे? पाकिस्तान की सीमा को छूने वाले राजस्थान के जो जिले हैं कितने हो जाएंगे? 5 जिले हो जाएंगे। सर्वाधिक आपका जैसलमेर ही रहेगा, लेकिन न्यूनतम अभी तय नहीं हुआ कि बीकानेर होगा या अनूपगढ़ होगा, दोनों में से एक होगा। ठीक है, हो सकता है गंगानगर भी हो जाए। तो न्यूनतम अभी आंकड़े आने में थोड़ा समय लगेगा। इससे पहले देखो आप कंफ्यूज मत हो, पुरानी जीके जो है ना, जैसे हिस्ट्री है, आर्ट, कल्चर है, जो जिले चेंज नहीं हुए वो तो वही रहने वाले हैं भाई, पूरा राजस्थान जीके नहीं बदलेगा। ठीक है, 60 से 40 के रेस रहेगा, यानी 40% राजस्थान जी के थोड़ा सा चेंज हो जाएगा कि कोई नदी इस जिले में आ गई है, कोई मंदिर इस जिले में आ गया आपका। ठीक है, तो कोई कृषि क्षेत्र इस जिले में आ गया, कृषि जलवायु क्षेत्र में ये जिले बढ़ गए, ये घट गए, तो पूरा चेंजेस नहीं होगा भाई, 40% चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वो भी अपन देख लेंगे जल्दी से ही। नया जब भूगोल आएगा, हिस्ट्री आएगी, तो उसके अंदर आप देख लेंगे। ठीक है, इसलिए मैं तो कहता हूँ अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखो, कन्फ्यूज मत हो। अभी जो लेटेस्ट एग्जाम के अंदर आपका जो नया परिवर्तन हो वो नहीं पूछा जाएगा, अभी तो बस करंट अफेयर पूछा जाएगा। कब गठन हुआ, कब अधिसूचना जारी हुई, कब स्थापना दिवस मनाया गया, कितने जिले हो गए, कितने संभाग हो गए, कौन सा छोटा जिला, कौन सा बड़ा जिला, ये चीज़ें पूछी जाएगी। अभी आपको जो परिवर्तन हुआ ना वो नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना। तो अभी उसमें टाइम लगेगा, अभी तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा कि भी सारा चेंजेस हो गया, कंप्लीट सारी बुकें हो जाएगी, उसके बाद होगा।
तो अपन ने बात कर ली थी बीकानेर संभाग की। बीकानेर संभाग के बाद में अगर बात करता हूँ आपका कौन सा, अजमेर संभाग। तो अजमेर संभाग के अंदर देखो 7 जिले हो जाएंगे। कितने जिले हो जाएंगे? अजमेर संभाग की मैं बात कर रहा हूँ तो 7 जिले हो जाएंगे आपके। कौन कौन से? अजमेर, ब्यावर, कैकड़ी, टोंक, नागौर, डीडवाना कुचामन और शाहपुरा। वापस से बता रहा हूँ, अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, टोंक, नागौर और डीडवाना कुचामन और आपका आखिरी जिला हो जाएगा शाहपुरा। ये अजमेर संभाग के अंदर शामिल है। कुल कितने जिले हैं? तो 7 जिले आपके हैं। नेक्स्ट संभाग की बात करते हैं। नेक्स्ट संभाग कौन सा आपका? भरतपुर। कौन सा संभाग है? भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग में कितने जिले हैं? तो 7 जिले आपके। कौन कौन से? सॉरी 6 जिले। भरतपुर संभाग में 7 नहीं है, 6 जिले। ठीक है, एक तो आपका भरतपुर हो जाएगा, एक आपका धौलपुर, एक आपका करौली, एक आपका डीग, एक आपका कुचामन सिटी, एक सवाई माधोपुर। वापस से बता देता हूँ मैं, भरतपुर हो जाएगा, धौलपुर हो जाएगा, करौली हो जाएगा, ठीक है, गंगापुर सिटी हो जाएगा, डीग हो जाएगा, डीग के अलावा आपका एक कौन सा बच गया? एक सवाई माधोपुर। तो ये 6 जिले जो है आपके भरतपुर संभाग में आ जाएगा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। ठीक है, भरतपुर संभाग, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर पहले से था। एक डीग और गंगापुर जो सिटी है, 2 नए जिले ऐड हुए इसके अंदर, दोनों ही नए बने थे अभी। ठीक है, इसके अलावा अगले संभाग की अपन बात कर लेते हैं, कोटा संभाग। कौन सा संभाग? अपना कोटा संभाग। कुल कितने जिले हैं इसमें? तो कुल 4 जिले, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। नो चेंजेस। इसमें कोटा संभाग ऐसा संभाग है जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ अभी तक। अभी तक मैंने आपको जयपुर संभाग में भी परिवर्तन हो गया, सीकर में भी हो गया, बीकानेर में भी हो गया, अजमेर में भी हो गया, भरतपुर में भी हो गया, लेकिन कोटा संभाग में आपके बिल्कुल परिवर्तन नहीं हुआ। पहले भी 4 जिले थे, वही 4 जिले अब हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। अब अपन बात कर लेते हैं जोधपुर संभाग की। देखो जोधपुर संभाग के अंदर कितने जिले हैं? तो जोधपुर संभाग में आपके 6 जिले आएंगे। ठीक है, जोधपुर शहर वाला, जोधपुर ग्रामीण हो जाएगा, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा। क्लियर? वापस से बता देता हूँ मैं, जोधपुर संभाग में आपके 6 जिले हैं। कितने जिले? 6 जिले। ठीक है, कौन कौन से? जोधपुर शहर, जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा। इसके अलावा देखो मैं बात कर लेता हूँ कि नए संभाग अपना पाली संभाग जो बना, तो पाली संभाग में आपके 4 जिले हैं। कितने जिले हैं? 4 जिले। एक तो आपका पाली हो जाएगा, एक आपका जालोर हो जाएगा, एक आपका सांचौर हो जाएगा, एक आपका सिरोही हो जाएगा। ठीक है, वापस से बताता हूँ, पाली संभाग में 4 जिले हैं, पाली, जालोर, सांचौर और सिरोही। ये 4 जिले आपके पाली के अंदर शामिल है। नेक्स्ट अगले संभाग की बात कर लेते हैं अपन, उदयपुर संभाग की मैं बात करता हूँ। उदयपुर संभाग के अंदर कौन कौन से जिलों को शामिल किया गया आपको याद रखना। आपका उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद और सलूम्बर। उदयपुर के अंदर कुल 5 ही जिले आपके। कितने जिले? जिलों की संख्या कितनी है? 5 जिलों की संख्या। कौन कौन से है सर? वापस से बता दीजिए। तो वापस से सुनो आप, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद और सलूम्बर हो गए। क्लियर? इसके अलावा देखो अब बात कर लेते हैं अपन बांसवाड़ा संभाग की। बांसवाड़ा संभाग जिलों की दृष्टि से अब तक का सबसे छोटा संभाग है। कुल 3 जिले इसके अंदर शामिल है। ठीक है, कौन कौन से? बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। ठीक है, ये पहले जो है ना बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर ये आपके उदयपुर संभाग में आते थे, लेकिन अब ये बांसवाड़ा में आ गए। ठीक है, ये आपका नया संभाग। तो ये मैंने 10 संभाग के आपके सारे जिले आपको बता दिए, ये आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके अलावा देखो 3 नए जिले, 3 नए संभाग आपके बने हैं। वापस से मैं बता देता हूँ कौन कौन से संभाग थे आपके। एक तो आपका बांसवाड़ा, एक आपका पाली, एक आपका सीकर। ठीक है, अगर ट्रिक याद नहीं रहती है तो छोटा सा मैं बता देता हूँ, अगर कन्फ्यूजन अगर आपको होता है तो। ठीक है, वापसी से आप इसके याद रख सकते। क्या? वापसी, बाड़मेर, पाली और सीकर। अब अपन देख लेते हैं कुल अमूलचूल जो जिलों के अंदर जो परिवर्तन हुआ है संभाग का, मैंने आपको बता दिया। देखो वापस से बता देता हूँ, आपका जयपुर संभाग और अजमेर संभाग। अब इसमें टोटल दोनों के अंदर 7 जिले हो जाएंगे। सबसे बड़े जिलों की दृष्टि से सबसे बड़े संभाग आपके कौन से हो जाएंगे? जयपुर में भी 7 जिले हो जाएंगे, अजमेर में भी 7 जिले हो जाएंगे। जबकि मैं बात कर लूँ भरतपुर और जोधपुर की, भरतपुर जोधपुर में आपके 6 जिले हो जाएंगे भाई। कितने? भरतपुर में भी आपके 6 जिले और जोधपुर में भी आपके 6 जिले हो जाएंगे। इसके अलावा उदयपुर संभाग एकमात्र ऐसा संभाग है जिसमें केवल 5 जिले हैं। उदयपुर एकमात्र ऐसा संभाग है जिसमें 5 जिले, जबकि सीकर, बीकानेर, कोटा, पाली। वापस से बता रहा हूं देखना, सीकर, बीकानेर, कोटा और पाली, इसके अंदर आपके 4 जिले। बीकानेर में भी 4 जिले, कोटा में भी 4 जिले और पाली में भी 4 जिले। बांसवाड़ा एकमात्र ऐसा जिला है जिसके अंदर आपके केवल 3 जिले हैं। बांसवाड़ा में 3, उदयपुर में 5, सीकर, बीकानेर, कोटा, पाली में 4 जिले हो जाएंगे। भरतपुर, जोधपुर संभाग में 6 जिले हो जाएंगे, जबकि जयपुर और अजमेर में आपके 7 जिले हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका संभाग का कार्यक्रम था। अब अपन कुछ नए तथ्य देख लेते हैं। देखो
नया जो जिला बना आपका बालोतरा जिला बना। अब बालोतरा जिले के अंदर देखो क्या क्या बदलाव होंगे उसके बारे में अपन देख लेते हैं। देखो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ पचबदरा रिफाइनरी। कौन सी रिफाइनरी? पचबदरा आपकी जो रिफाइनरी है ये पहले आपके कहा थी बाड़मेर में, अब आपके बालोतरा जिले में चली गई। क्लियर हो गया। दूसरा नाकोड़ा का जो जैन मंदिर है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता, ये पहले आपके बालोतरा जिले में, ठीक है, वह मंदिर अब बालोतरा में आ गया, पहले आपका बाड़मेर के अंदर था। इसके अलावा जसोल माता रानी भटियाणी का मंदिर, ये पहले बाड़मेर में था, अब बालोतरा के अंदर आ गया। ठीक है। सिवाना दुर्ग जिसका नाम इतिहास में सिवाना दुर्ग के नाम से दर्ज है, ये पहले बाड़मेर में था, अब आपका बालोतरा में आ गया। क्लियर हो गया। और पेट्रोकेमिकल जो कॉम्प्लेक्स है पचबदरा बालोतरा के अंदर शामिल कर लिया गया, पहले बाड़मेर में था। बाड़मेर का पड़ोसी जिले कौन कौन से हो जाएंगे? तो आपको देखो जैसलमेर, सांचौर और बालोतरा, ये तीन आपके पड़ोसी जिले हो जाएंगे। कौन से जिले के? बाड़मेर के। बालोतरा के पड़ोसी जिले कौन कौन से हैं? तो जैसलमेर, जोधपुर ग्रामीण, बाड़मेर, पाली, सांचौर, जालोर, ये बालोतरा के पड़ोसी जिले हो जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा देखो विश्व की सबसे प्रसिद्ध जो पॉपुलिन कपड़ा उद्योग है वो बालोतरा में ही रहेगा। ठीक है, आपको याद रहे बालोतरा के अंदर रहेगा, पहले ये बाड़मेर में था, अब आपका कहाँ हो जाएगा? ये बिल्कुल बालोतरा के अंदर ही रहेगा। इसके अलावा मैं बात कर लूँ, देखो तिलवाड़ा का जो पशु मेला पहले बाड़मेर में लगता था, जो कि राजस्थान का सबसे प्राचीन मेला, अब कहाँ लगने लग गया था? ये आपके बालोतरा जिले के नाकोड़ा से संबंधित रहेगा। ठीक है, सॉरी गाइस, गलत कह दिया मैंने, बालोतरा जिले से में आ जाएगा ये। ठीक है, पहले बाड़मेर में था, अब बालोतरा में हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा 56 की जो पहाड़ियां पहले बालोतरा में थी, अब नाकोड़ा में आ जाएगी। ठीक है, सॉरी, पहले बाड़मेर में थी, अब नाकोड़ा में नहीं, अब बाड़मेर में आ जाएगी। थोड़ा आप देख लेना, थोड़ा कंफ्यूज हो गया था मैं ना, ये जो अब वापस से बता देता हूँ। थोड़ा तिलवाड़ा और 56 की पहाड़ियों में आपको कंफ्यूजन होगा। तिलवाड़ा का पशु मेला पहले आपके बाड़मेर में लगता था, अब आपका बालोतरा में लगेगा। 56 की पहाड़ियाँ पहले आपके बाड़मेर में थी, अब बालोतरा में आ जाएगी। ठीक है। सूकड़ी नदी लूणी नदी में समदड़ी में मिलेगी, जो कि बालोतरा जिले में आएगा, पहले ये आपके बाड़मेर में आता था समदड़ी। ठीक है। और पीपाजी का जो मंदिर बना हुआ वो भी समदड़ी में बना, पहले बाड़मेर में था, वो अब आपका बालोतरा में आ जाएगा। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं, सारा सही कर दिया मैंने ना। पचबदरा खारे पानी की झील पहले आपके बाड़मेर में थी, अब बालोतरा जिले में आ जाएगी। तो ये मोटे मोटे जो परिवर्तन है मैंने आपसे शेयर कर लिए, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अब अपन चल जाते हैं अपने पेपर की ओर। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है। इससे पहले देखो मैं आपको कुछ और तथ्य शेयर कर लेता हूं जो कि एग्जाम में बनेंगे पक्के। तो उसमें देखो सबसे पहले इन संभागों और जिलों की जो घोषणा हुई थी ना, कब हुई थी? तो आपको याद रखना 17 मार्च, गठन करने की घोषणा कब हुई थी? 17 मार्च 2023 में। यह आपका करंट का सवाल हो गया। ठीक है। कैबिनेट ने मंजूरी कब दी? 4 अगस्त। ठीक है। अधिसूचना कब जारी हुई? 5 अगस्त। और प्रभावी कब से हो जाएंगे, यानी स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो 7 अगस्त को। कब मनाया गया? 7 अगस्त को। याद रखना, आपको वापस से बता देता हूं मैं। जिलों की और संभाग के जो गठन की घोषणा हुई थी ये 17 मार्च 2023 को। कैबिनेट से मंजूरी कब मिली? तो 4 अगस्त को। अधिसूचना कब जारी हुई? 5 अगस्त को। और ये जो अधिसूचना है ये प्रभावी कब से हो जाएगी? 7 अगस्त से। और नए जिलों का गठन का जो दिवस है वो भी 7 अगस्त को ही मनाया गया। यही सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब सीधा अपन अपने पेपर की ओर आ जाते हैं, सीधा पेपर की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन जैसा कि आपके सामने है, कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है? ठीक है, तो कर्क रेखा जो गुजरती है वो बांसवाड़ा से गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए है जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा डूंगरपुर को छूती हुई बांसवाड़ा के बिल्कुल मध्य से गुजरती है, बिल्कुल मध्य से गुजरती है। एक बार सवाल आया था कर्क रेखा की लंबाई राजस्थान में, तो वो 26 किलोमीटर थी। कितनी थी? 26 किलोमीटर को बिल्कुल सही माना। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट यानी राजस्थान में संयुक्त वन प्रबंधन कब प्रारंभ हुआ, यह आपको बताना है। तो इसका जो देखो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1991 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इसका संबंध जो है कि राजस्थान के वनों के अंदर वृद्धि करना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, मरुस्थल विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? ठीक है, डीडीपी यानी कब चालू हुआ था? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 1974-75 में हुआ था। ठीक है, 74-75 में। इसका उद्देश्य ये था कि जो मरुस्थलीय जिले इसमें शामिल इस कार्यक्रम में उस जिलों के अंदर विकास करना। ठीक है, वनों में वृद्धि करना और जो कमजोर है उनके अंदर अच्छे संसाधन उपलब्ध करवाना।
नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं गाइस। निम्न में से कौन सी मृदा राजस्थान के कपास फसलों के उत्पादन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल कपास के लिए जो उपयुक्त है वो मध्यम काली मृदा। कौन सी हो जाएगी आपकी? मध्यम काली मृदा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। लेवा तालाब नामक वर्षा जल संग्रहण संरचना किस जिले में स्थित है? तो 5 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 12। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है, वापस से बन सकता है, ठीक है। लेवा तालाब में कोई चेंजेस नहीं हुआ, ये किसी भी जिले में नहीं जा रहा, ये तो 12 में ही रहेगा, ठीक है आपका। तो आपको याद कर लेना, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं, ठीक है। लेवा तालाब जो कि आपका 12 के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में बीड़ देश स्थानीय नाम से जाना जाता है, यानी बीड़ को जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाए चारागाह को बीड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चारागाह को बीड़ कहा जाता है। एक लंबी जगह होती है जो जिसके चारों तरफ जैसे दीवार होती है और उसके अंदर जो बरसात में जो घास उगती है ना, उसे चारागाह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गांधी सागर और राणा प्रताप सागर निम्न में से किस नदी पर स्थित है? ये आपको बताना है। तो ये बहुत आसान सवाल है। ये आपका बिल्कुल चंबल नदी पे स्थित। कौन सी नदी पे स्थित है? चंबल नदी पे स्थित है। चंबल नदी जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी बारहमासी नदी है, ठीक है। और चंबल नदी पर 4 बांध बने हुए, आपको याद रखना है। ये 4 बांध आपके बने हुए, ये सवाल एग्जाम में पूछा हुआ था, ठीक है। कहा कि उद्गम से मुहाने की तरफ आप क्रम को सही सेट कीजिए। तो सबसे पहले उद्गम से, उद्गम यानी जहाँ से नदी निकलती है, मुहाना यानी जहाँ से नदी किसी दूसरी नदी में मिलती है, ठीक है। तो सबसे पहला आपका आता है गांधी सागर, गांधी सागर के बाद आएगा आपका राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर के बाद आएगा आपका जवाहर सागर, जवाहर सागर के बाद आएगा आपका कोटा बैराज। एक बार राजस्थान के एग्जाम में गांधी सागर की ऊंचाई पूछ ली थी। तो गांधी सागर की जो ऊंचाई है वो 62 मीटर है। कितनी है भाई? 62 मीटर आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। जाखम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में अवस्थित है? ये आपको बताना है। तो जाखम परियोजना जो स्थित है राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में। ऑप्शन नंबर जो डी है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा वन क्षेत्र उड़न गिलहरी के लिए संबंध प्रसिद्ध है? तो बहुत आसान सवाल है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं। उड़न गिलहरी की कौन सा? सीता माता अभ्यारण्य जो कि आपका प्रतापगढ़ में पड़ता है, ठीक है। सीता माता अभ्यारण्य जो कि आपके कहाँ पड़ता है? प्रतापगढ़ के अंदर पड़ता है। यहाँ पर उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध है। यानी यह जो गिलहरी होती है वो उड़कर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? तो ये अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ये आपको बताना। तो ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है वो दुग्ध उत्पादन से। ऑप्शन नंबर जो डी है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। रोजा भाकर सीकर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो रोजा भाकर जो स्थित है आपका कहाँ स्थित है? जालोर में स्थित है। कहाँ स्थित है भाई? जालोर के अंदर स्थित है, ठीक है। अब ये चेंज होकर आपके किस में आ जाएगा? तो ये सांचौर के अंदर आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल ये रोजा भाकर है जो जालोर में ही है। अभी तक आपको जालोर ही रखना। अभी नए आंकड़े जब आ जाएंगे आपके तब ये सांचौर में आएगा। अब देखो मैं जो जालोर की जो प्रमुख चोटियाँ थी, एक तो आपकी सबसे पहले आती डोरा पर्वत। डोरा की ऊंचाई की बात कर लूँ तो 869 है। उसके बाद आती है आपकी इसराना भाकर। इसराना भाकर की बात कर लो तो 839 मीटर ऊंची है, ठीक है। फिर आपकी आती है रोजा भाकर जो कि सवाल में पूछा है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई जो है वो कितनी है? 730 मीटर ऊंची है। कितनी ऊंची है? 730 मीटर। आपको याद रखना डोरा पर्वत, इसराना भाकर, रोजा भाकर ये आपके जो पड़ते हैं जालोर के अंदर पड़ते हैं फिलहाल, है ना। तो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश का संयुक्त उपक्रम है? ये आपको बताना है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल नर्मदा नदी परियोजना जो कि राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश का संयुक्त उपक्रम है आपका, ठीक है। नर्मदा नहर जो कि राजस्थान में निकाली गई थी कब? मार्च 2008 के अंदर, ठीक है। कहाँ से प्रवेश करती है? तो सीलू गांव जालोर से प्रवेश करती है। कहाँ से भाई? सीलू गांव जालोर से प्रवेश करती है। और इसकी जो लंबाई है कुल कितनी लंबाई है? तो 74 किलोमीटर लंबी है। कितनी? 74 किलोमीटर। और राजस्थान को कितना पानी मिलता है? तो 0.50 MAF। ये एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगला देखते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ सैम, यानी निम्नलिखित में से किस जिले में सैम की समस्या है। तो सैम की समस्या देखो राजस्थान के उत्तरी भाग के अंदर है, केवल हनुमानगढ़ और आपका गंगानगर हो जाएगा। अब आपका अनूपगढ़ भी इसमें शामिल होने वाला। तो सैम की समस्या वाले जिले पहले 2 थे, अब बढ़कर 3 हो जाएंगे आपके, ठीक है, हनुमानगढ़, गंगानगर और आपका अनूपगढ़, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, अगला क्वेश्चन क्या है। गुजरात के गिर प्रकार की गाय नस्ल को राजस्थान में क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो गुजरात की जो गिर प्रकार की गाय की नस्ल है ना, उसे राजस्थान में रेंडा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? रेंडा। और इसका एक और नाम है जिसे अजमेरा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अजमेर में सर्वाधिक पाई जाती है, इसलिए इसे अजमेरा भी कहा जाता है, रेंडा भी कहा जाता है और गिर के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन मिलते हैं आपको। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, चूरू। कौन सा? ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा चूरू, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान में निम्नलिखित झीलों में से कौन सी राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम NLCP के अंतर्गत शामिल नहीं है, ठीक है। तो देखो मानसागर भी है, पुष्कर भी है, आपकी आना सागर भी है, लेकिन बजाज सागर शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम 2001 में शुरू किया गया था। इसका जो वर्तमान रेशियो 60 से 40 है, और पहले जो था वो कितना था, 70-30 इसका रेशियो था पहले, लेकिन वर्तमान जो है आपका 60-40 है। इसमें राजस्थान की 6 जिलों को शामिल किया गया, दो अजमेर की है, 2 उदयपुर की है, एक आपके सिरोही की, एक आपके जयपुर की। तो मैं बता देता हूँ, सबसे पहले अजमेर की एक तो आना सागर हो जाएगी, एक आपकी पुष्कर झील हो जाएगी, उदयपुर की एक पिछोला झील हो जाएगी, एक फतेह सागर झील हो जाएगी, एक सिरोही की आपकी नक्की झील हो जाएगी, एक जयपुर की आपकी मान सागर झील हो जाएगी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस। निम्नलिखित बेसिन में कौन सा उत्खात भूमि स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध है? बहुत आसान है, बेडलैंड टोपोग्राफी यानी चंबल बेसिन आपका। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक बीहड़ भी चंबल नदी के बेसिन में पाए जाते हैं, सर्वाधिक उत्खात भूमि भी आपके कहाँ पाए जाते हैं? तो बिल्कुल चंबल बेसिन में ही पाया जाता है। नेक्स्ट, थार पारकर एक नस्ल है। थार पारकर जो एक नस्ल है वो गाय की नस्ल है। किसकी नस्ल है? वे गाय की नस्ल है जो कि पश्चिमी राजस्थान के अंदर पाई जाती है। आपका हल्का सा बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर के इलाके में थार पारकर गाय आपकी पाई जाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। नक्की झील अवस्थित है, बहुत आसान सवाल है, अभी मैंने बताया इसका उत्तर आपको कि माउंट आबू सिरोही के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है? माउंट आबू सिरोही के अंदर आपकी नक्की झील स्थित है। इस झील के बारे में ये कहा जाता है कि इस झील का जो निर्माण है देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदकर किया है, ठीक है। और राजस्थान की सबसे ऊंची झील की बात कर लूँ तो मैं राजस्थान की सबसे ऊंची झील आपकी नक्की झील है, ठीक है। इसके अलावा नन रॉक और टोड रॉक जो चट्टानें बनी हुई है वो बिल्कुल नक्की झील के किनारे बनी हुई है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा देखो राजस्थान की सबसे नीची झील की बात कर लूँ तो ये तलवाड़ा हनुमानगढ़ में पड़ती है, ठीक है। हनुमानगढ़ में कोई भी चेंजेस नहीं है, हनुमानगढ़ में ही रहेगी, कोई कंफ्यूज नहीं होना आपको, ठीक है। तलवाड़ा हनुमानगढ़ से कुछ भी तोड़ा के नहीं गया बिल्कुल, तो हनुमानगढ़ के अंदर तलवाड़ा ही रहेगा आपका। तलवाड़ा झील जो है वो हनुमानगढ़ के अंदर ही रहेगी। नेक्स्ट आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंचाई परियोजना लाभान्वित जिला जवाई से आपका बिल्कुल पाली सिंचाई होता है, सुमेलित नहीं है वो बताना आप। सवाल क्या आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं? जवाई पाली में पड़ती, सिद्धमुख चूरू में पड़ती, विलास आपकी बारह में पड़ती, बाखली जो है आपकी ये कहाँ पड़ती है? बाखली तो आपकी जालोर के अंदर पड़ती है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल, क्या राइट आंसर हो जाएगा? कौन सा क्वेश्चन था आपने? 21 क्वेश्चन था। 21 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, जायका के द्वारा संचालित है, ठीक है। जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जायका के द्वारा संचालित है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 22। राजस्थान राज्य वन प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार वह जिला जहां प्रतिशत वन क्षेत्र सर्वाधिक है, ठीक है। इसमें भी देखो अभी तक नई रिपोर्ट आई नहीं है, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि कौन से जिले में कम हो गया, ज़्यादा हो गया। फिलहाल ये रिपोर्ट आप याद करो, जब नई रिपोर्ट आएगी ना तब आपको पता पड़ेगा कि कौन से जिले में कम और ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है।
उदयपुर का जो सलूम्बर है उसमें थोड़ा सबसे ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेगा, बाकी लगभग सेम ही रहेगा। तो देखो मैंने वन क्षेत्र के हिसाब से सर्वाधिक आपको 2 ट्रिकें बताई थी। अगर आप मेरी क्लास देखते हो तो प्रतिशत के हिसाब से मैंने बताया था आपको यूपीएससी, क्या बताया था, यूपीएससी, जबकि वन क्षेत्र के हिसाब से बताया था यूएपीबी। उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही और करौली, उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ और बारां। वन क्षेत्र में सर्वाधिक पूछा था आपका उदयपुर टॉप पर है, प्रतिशत में भी आपका उदयपुर टॉप पे, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजमहल टोक खान संबंधित है, किससे संबंधित है ये आपको बताना। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल तांबड़ा, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, तांबड़ा से संबंधित है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतमाला परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा क्वेश्चन है अपना ये, बिल्कुल 24 नंबर क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल परिवहन से है, ऑप्शन नंबर डी है जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से राजस्थान के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में किन्नू की पैदावार की जाती है, यह आपको बताना है। देखो सबसे ऊपर किन्नू की जो पैदावार होती है ना, वो बिल्कुल कहाँ होती है, तो बिल्कुल उत्तरी राजस्थान के अंदर होती है। कहाँ होती है, हनुमानगढ़ गंगानगर में होती है। और हनुमानगढ़ गंगानगर कौन से कृषि जलवायु क्षेत्र में आता है, तो फर्स्ट बी के अंदर शामिल है। किसमें शामिल है, फर्स्ट बी में। सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है, तो फर्स्ट सी है आपका। सबसे छोटे की बात कर लूँ तो फोर्थ बी है, कौन सा, फोर्थ बी है। राजस्थान में कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र है, तो 10 कृषि जलवायु क्षेत्र है। कितने, 10 कृषि जलवायु क्षेत्र आपके हैं। सर्वाधिक वर्षा वाले की बात कर लूँ तो फिफ्थ, सबसे ज़्यादा जो बरसात होती है जो 5वां कृषि जलवायु क्षेत्र है उसके अंदर आपकी होती है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, गोविंद गुरु ने भीलों को संगठित करने के लिए कौन सा संगठन स्थापित किया था। इसमें देखो कुछ भी चेंजेस नहीं, आप नए जिलों के चक्कर में इतना भी कंफ्यूज नहीं हो कि बिल्कुल तैयारी छोड़ दो, ठीक है। पुराने जिले जो है वो अच्छे से याद करो। मैं तो कहता हूँ पुराने जिले ये भी याद करो, जब तक अच्छे से नोटिफिकेशन नहीं आता एग्जाम में नहीं छापेगा वो, ठीक है। इसलिए वो करंट वाले जो सवाल है, कब उद्घोषणा हुई है, कब गठन हुआ है, कब नोटिफिकेशन जारी हुआ है, और संभाग जो आपको दे दिए गए वो याद कर लो, उपखंड जो दिए वो याद कर लो, तहसील याद कर लो, बस इतना ही याद कर लो। बाकी जितना भी है वो नया नया धीरे धीरे बनेगा आपका, एकदम से एग्जाम में नहीं पूछेगा, नहीं तो आपत्ति आएगी तो फिर वो क्वेश्चन ही डिलीट हो जाएंगे। इसलिए आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखो, बिल्कुल कंफ्यूज मत हो। तो 26वां अपना जो क्वेश्चन है उसका आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा संप सभा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, विजय सिंह पथिक का मूल नाम था। तो विजय सिंह पथिक का जो मूल नाम था वो भूप सिंह था, ठीक है, भूप सिंह था। भारत में आंदोलन का जो जन जागृति करने वाले जो व्यक्ति है वो कौन है, तो बिल्कुल विजय सिंह पथिक है, ठीक है। इसके अलावा इनका जो संबंध है यूपी से है, बुलंदशहर यूपी से गुड़ावली गांव में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। बिजोलिया किसान आंदोलन से इनका संबंध है, जो कि काफ़ी योगदान दिया था इन्होंने बिजोलिया की आंदोलन की सफलता में। नेक्स्ट, 1948 में किन 4 देशी रियासतों को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था। तो देखो इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और आपका करौली हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 जिले जो हैं इनको मिलाकर मत्स्य संघ आपका बनाया गया था। 18 मार्च 1948 को आपका ये बनाया गया था। अब देखो इसके अंदर आपका खैरथल भी शामिल हो जाएगा, ठीक है, खैरथल भी आपका शामिल हो जाएगा। तो अब जिले जो बढ़ जाएंगे आपके, कितने हो जाएंगे, 6 जिले हो जाएंगे, ठीक है। एक आपका बहरोड कोटपुतली वो भी अलवर में, तो वो भी आपका शामिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक, क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस, क्या है, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रतन देवी संबंधित है, ठीक है। रत्ना देवी जो संबंधित है वो आपको बताना है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल जयपुर राज्य से, जयपुर राज्य से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं, इसमें तो जिले कितने बदलो, इनका संबंध जयपुर राज्य से ही रहेगा, ठीक है। अब बस ये हो सकता है कि जयपुर उत्तर में चली जाए या जयपुर दक्षिण में चली जाए, तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। मैं तो कह रहा हूँ आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखो, इतना कंफ्यूज मत हो, पेपर बहुत आसान बनेगा, इतना टफ भी नहीं बनेगा। अगर तैयारी छोड़ दी आपने नए जिलों के चक्कर के अंदर तो आपका बहुत नुकसान हो जाएगा। करौली का कैला देवी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है। तो 30 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सी, कालीसील नदी के किनारे। अब देखो करौली का जो कैला देवी मंदिर है वो बिल्कुल कालीसील नदी के किनारे रहेगा।
अब ये कालीसील नदी किसी दूसरे जिले में चल जाओ, लेकिन ये तो नहीं बदलेगा कि केला देवी का मंदिर है वो तो कालीसील नदी के किनारे रहेगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है। देखो कुंभलगढ़ भी है, बसंती भी है, मचान भी है, लेकिन गागरोड दुर्ग ये जो है महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित नहीं। गागरोड दुर्ग का जो निर्माण है वो बीजल देव ने करवाया था, डोड परमार शासक बीजल देव के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, ठीक है। और इसका प्राचीन नाम जो था गरगराटपुर था। क्या था प्राचीन नाम? गरगराटपुर था। गागरोड में संत मलिक शाह की दरगाह भी बनी हुई है। गागरोड दुर्ग के अंदर देखो बुलंद दरवाजा जो कि औरंगजेब द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा बनवाया गया था? औरंगजेब द्वारा बनवाया गया था। और गागरोड के अंदर दो शाखा हुए थे। कितने शाखे हुए थे? दो शाखे। एक तो 1423 में हुआ था, दूसरा आपका जो हुआ था 1444 के अंदर हुआ था। कब हुआ? 1444 में। इस समय जो है यहाँ के शासक कौन थे? तो यहाँ के अचलदास खिलजी शासक थे। आक्रमण किया था होशंग शाह ने। 1444 के अंदर किसने आक्रमण किया था? महमूद खिलजी सेकंड ने। और शासक यहाँ के कौन थे? तो पल्हड़ से यहाँ के शासक थे, ठीक है। महमूद खिलजी ने इस दुर्ग को जीतकर एक परकोटे का निर्माण करवाकर इसका नाम क्या रख दिया था? मुस्तफाबाद रख दिया था। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर के कतरियासर से संबंधित है? तो इसका जो बिल्कुल आसान सवाल है, इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सिद्ध जसनाथ जी, यानी संत जसनाथ जी का जो संबंध है वो कतरियासर बीकानेर से, ठीक है। इनके जन्म की बात कर लूँ तो 1582 के अंदर इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और 1506 के अंदर इन्होंने समाधि ले ली थी, 1606 में, ठीक है। 1606 के अंदर इन्होंने मात्र 24 साल की उम्र के अंदर इन्होंने समाधि ले ली थी, ठीक है। क्लियर? सॉरी 1482 में इनका जन्म हुआ था गाइस, ठीक है। मैंने 1582 बना दिया और 1506 के अंदर इन्होंने समाधि ले ली थी, ठीक है। बिल्कुल राइट है, कोई दिक्कत नहीं, आप चेक कर लेना एक बार, कोई भी समस्या नहीं। कोटा के किस शासक के काल से शिकार के दृश्य कोटा चित्रकला शैली की विशेषता बन गई है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल बी, ऑप्शन नंबर जो बी है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाता है गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ये रहा। पर्वतसर मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा तेजाजी। ऑप्शन नंबर ए है जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पर्वतसर में जो मेला लगता है वो भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। कब लगता है भाई? भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है, आपको याद रखना, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा राजप्रसाद चित्र पैलेस के नाम से विख्यात है, यानी चित्र पैलेस के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा उम्मेद भवन पैलेस जो है ये आपका चित्र पैलेस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि चित्र की पहाड़ियों के पत्थर का इसका यूज हुआ था, इसलिए इसे चित्र के पैलेस, चित्र का भवन पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? तो चांद बावड़ी आपकी आभानारी दौसा के अंदर स्थित है। कहाँ है? आभानारी दौसा के अंदर स्थित है, ठीक है। और ये गुज्जर प्रत्याहार कालीन है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? तो 37 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जैसलमेर। ऑप्शन नंबर सी जैसलमेर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जैसलमेर ज़िले में कोई भी बदलाव नहीं हुआ, ठीक है। जैसलमेर ज़िला जैसा है वैसा का वैसा ही है, तो इसमें आपका कोई भी चेंजेस नहीं है। 1857 के विद्रोह का प्रथम संघर्ष कहाँ हुआ था? तो प्रथम संघर्ष जो हुआ था आपके नसीराबाद में हुआ था, और ये नसीराबाद आपका अजमेर के अंदर ही, इसमें कोई चेंजेस नहीं। कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका, कब हुआ था? 28 मई 1857 को हुआ था। प्रथम संघर्ष कब हुआ था? 28 मई 1857, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन चंदेल शासक कौन था? ये आपको बताना कि जो चंदेल शासक था वो परमार्दी देव था। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इनके बीच जो युद्ध हुआ था वो महोबा का युद्ध है, जिसमें पृथ्वीराज विजयी रहे थे। इनके दो सेनापति थे, एक तो आला और उदल। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि आला उदल किस शासक के सेनापति थे? तो परमार्दी देव के थे, ठीक, ये आपको याद रखना है। और ये जो आपका महोबा का युद्ध हुआ था 1182 के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 1182 के अंदर, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अजमेर नगर की स्थापना से पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? तो उस समय जो राजधानी थी वो सांभर थी। कौन सी थी भाई? सांभर।
अजमेर से पहले जो राजधानी रही चौहानों की वो सांबर थी, उसके बाद अजमेर उसकी राजधानी रही। और अजमेर की जो स्थापना करी थी अजयराज चौहान ने करी थी। किसने करी थी? अजयराज चौहान ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते गाइस। 11 जून 1681 में औरंगजेब के बागी पुत्र अकबर को दुर्गादास की किस मराठा सरदार के दरबार में कोकण साथ ले गया था? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल संभाजी। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शानदार सवाल है, हिस्ट्री का वापस से पूछा जाएगा और बहुत कम ऐसे सवाल बनते हैं, ठीक है, जो नए होते हैं। ये बिल्कुल नया सवाल है। कोकण साथ में ले गए थे संभाजी के दरबार में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में नहीं है? ये आपको बताना है। देखो सतविश देवरी भी है आपका, समिदेश्वर भी, तुलजा भवानी का। ये चामुंडा जो मंदिर है, चामुंडा देवी का मंदिर, ये आपके जोधपुर में पड़ता है, मेहरानगढ़ में, ठीक है, ना कि चित्तौड़गढ़ में। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये रहा। बीकानेर चित्रशैली के किस बीकानेर शासक के समय उस्ता परिवार ने हिंदू कथाओं के आधार बनाकर बहुत सारे चित्र बनाए थे? ठीक है, तो 43 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनूप सिंह ने। किसने भाई? अनूप सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन वंश भास्कर के लेखक है? तो वंश भास्कर के जो लेखक है वो सूर्यमल मिश्रण है। कौन है भाई? सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण का संबंध बूंदी से। कहाँ से है भाई? बूंदी से, ठीक है, आपको याद रखना है। राम सिंह के दरबार में रहते थे। मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है? तो 45 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा उसे डिंगल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है भाई? डिंगल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मारवाड़ी बोली के साहित्य के रूप को डिंगल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। किस हिंदू माह में गणगौर का त्योहार मनाया जाता है? तो गणगौर का त्योहार, अब देखो नए जिलों से इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। खाली ये जयपुर, गणगौर के जयपुर शहर के नाम मनाई जाती थी, शहर का शहर में रहेगा, ठीक है। बस इतना सा है कि जयपुर शहर के अंदर आ जाएगी आपकी। और गणगौर जो मनाई जाती है आपकी बिल्कुल चैत्र माह में मनाई जाती है। चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है, ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक है। फाल्गुन पूर्णिमा आपको होली आ जाती है, ठीक है। श्रावण में आपकी राखी आ जाती है। वैशाख में आपकी आखा तीज आ जाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? राज प्रशस्ति के रचनाकार कौन था? तो राज प्रशस्ति का जो रचनाकार था वो कौन था आपको बताना है। तो रणछोड़ भट्ट। ऑप्शन नंबर जो डी है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मेवाड़ मारवाड़ रे प्रगनारी विगत का लेखक कौन है? तो ये तो बहुत आसान है। इसे राजस्थान के गजेटियर का नाम से भी जाना जाता है। और ये कौन है? तो ये मुणोत नैन्सी है। इसके लेखक कौन है? मुणोत नैन्सी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मारवाड़ रे प्रगनारी विगत को राजस्थान का गजेटियर, मारवाड़ का गजेटियर भी कहा जाता है। प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस स्थान को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता था? ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता था, ये आपको बताना। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ताम्रवती नगरी आहड़ को कहा जाता था। किसे कहा जाता था? आहड़ को कहा जाता था। जबकि ताम्र जो कि सभी सभ्यताओं की जो जननी कहती, ताम्र सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता था? वो आपको गणेश्वर को कहा जाता था, ठीक है। और ताम्र नगरी किसे कहते थे? ये तो ताम्रवती नगरी, ताम्र नगरी जो कहा जाता था वो खेतड़ी को कहा जाता था। किसे कहा जाता था? खेतड़ी को कहा जाता था ताम्र नगरी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। कालीबंगा सभ्यता जो कि आपके हनुमानगढ़ में पड़ती है, अभी हनुमानगढ़ के अंदर ही। इसका उत्खनन अमलानंद घोष ने किया था। इसका उत्खनन बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा किया गया। राजस्थान के किस जिले में ओजियाना स्थल स्थित है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ओजियाना जो आपका पड़ेगा वो भीलवाड़ा में पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओजियाना कहाँ पड़ता है? आपके भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के ये 50 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। मेरा बस यही कहना आप लोगों से कि आप अगर नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। मैं आपको नए तथ्य, नए फैक्ट और नई नई जानकारियाँ और बेहतरीन कंटेंट आपको उपलब्ध करवाता रहूँगा, ठीक है। और नए ज़िलों के गठन से अपनी पढ़ाई को मत रोकिए, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। पुराना जो है अभी पढ़ते रहिए, धीरे धीरे चेंजेस आपके बिल्कुल सामने आ जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। क्लास को हम यही विराम देंगे। अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। तो आज के लिए आप सभी का धन्यवाद।